आप कॉर्पोरेशन बैंक में काम कर चुके हैं। जी मैम। मुझे बताइए कॉर्पोरेशन बैंक नेशनलाइज कब हुआ था? हम कॉर्पोरेशन बैंक नेशनलाइज हुआ 1980 में। 1980 में। जी। है ना, आपको लगता है द नेशनलाइजेशन वाज अ गुड स्टेप, एक कामयाब रहा वो? जी मैम। मैम एक्चुअली जिस वक्त नेशनलाइजेशन किया गया था उस वक्त जो मोटिव्स थे नेशनलाइजेशन के वो ये थे कि बैंकिंग का जो आउटरीच है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, जिसे हम फाइनेंशियल इंक्लूजन कहते हैं। और फाइनेंशियल इंक्लूजन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये एक अच्छा कदम रहा था। दूसरा ये था कि हमारे जो सेक्टर्स थे, कुछ सेक्टर्स ऐसे थे जिन्हें हैंड होल्डिंग की ज़रूरत थी। तो चूँकि नेशनलाइज बैंक का वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव सोशो इकोनॉमिक वेलफेयर भी है, इस वजह से भी उनका उस एस्पेक्ट से भी नेशनलाइजेशन बहुत ज़रूरी था। जैसे एमएसएमईज में और एग्रीकल्चर में जो हमने क्रेडिट सपोर्ट दिया है, शायद हम प्राइवेट बैंक्स की मदद से उतना सपोर्ट उसको नहीं दे पाते। राइट। मुझे बताइए, अगर यूएस, रशिया और चाइना में प्रायोरिटाइज मतलब एक रैंकिंग देनी हो कि इंडिया की फॉरेन पॉलिसी का फोकस और प्रेफरेंस किसको होनी चाहिए, रैंकिंग अगर आप दे सकते हैं तो, यूएस, रशिया एंड चाइना। मैम फॉरेन पॉलिसी जो हमारी होती है उसका बेसिक ऑब्जेक्टिव स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट होता है, तो इसमें रैंक देना मेरे हिसाब से मुनासिब नहीं होगा। हाँ, हमको ये चाहिए कि जो भी मेजर पावर्स है और उनके साथ रिलेशंस मेंटेन किया जाए और प्राइम ऑब्जेक्टिव ये रहे कि हमारा स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट सर्व हो। तो सभी के साथ हमको रिलेशंस को बैलेंस करते हुए चलना होगा। क्या हम अभी ये बैलेंस मेंटेन कर पा रहे हैं या नहीं? जी मैम, बैलेंस तो हम मेंटेन कर रहे हैं। जिस तरह से हमने डिहैपनेट किया दूसरे कंट्रीज़ के साथ भी हमारा रिलेशन, उसी तरह का बैलेंस हम कोशिश कर रहे हैं। बट वी आर वर्किंग ऑन वेरी टाइट रोप। जो ट्रेडिशनल हमारे जो रशिया जो हमारा ट्रेडिशनल लाई रहा है और उससे कहीं ना कहीं थोड़े बहुत रिलेशंस हमारे अभी पीछे गए हैं और हम अमेरिका की तरफ हमारा झुकाव कुछ अभी रिसेंट टाइम्स में ज़्यादा हुआ है। लेकिन फिर भी हम डिफेंस टाइज और अदर टाइज, टेक्नोलॉजिकल टाइज जो है रशिया से मेंटेन किए हुए हैं और बैलेंस कर रहे हैं। ठीक है, मेरा आखिरी सवाल आपसे कि एक टर्म यूज़ होता है, उसको बोलते हैं फतवा पॉलिटिक्स। फतवा पॉलिटिक्स क्या है ये? मैं मुझे फतवा तो पता है, फतवा पॉलिटिक्स किस? मे बी कभी जब मतलब एक रिलीजियस इंस्टीट्यूशन के थ्रू पॉलिटिकली इंस्पायर्ड फतवाज इशू करे जाते हैं, उसकी प्रैक्टिस। थैंक यू। तो क्या आपको लगता है कि हाँ ये प्रेवलेंट है या ये नहीं है प्रेवलेंट? इस तरह की चीज़ तो मैंने कभी सुनी नहीं है। तो नहीं, ये सुना है आपने कि पॉलिटिकली इंस्पायर्ड फतवाज इशू करे जाते हैं इमाम्स के द्वारा? नहीं मैम, सुना नहीं। ये नहीं सुना है। ठीक है, मुझे बताइए कि मुस्लिम विमेन जो हैं उनका स्टेटस कम्युनिटी में कैसा देखा जाता है? मैम कम्युनिटी में मुस्लिम वुमेन का जो स्टेटस है वो इक्वल ट्रीट किया जाता है, इक्वालिटी वाला स्टेटस है। और रिसेंट टाइम्स में इसकी झलक हम जो डिफरेंट प्रोटेस्ट हो रहे हैं कंट्रीज के अंदर में, जिसमें लीडिंग रोल मुस्लिम वुमेन प्ले कर रही है, उसमें भी हम देख सकते हैं कि जो एक इमेज बनी हुई थी मुस्लिम वुमेन की कि उनको घर में रखा जाता है, उनको पर्दे में रखा जाता है और उनको इक्वल ट्रीटमेंट नहीं दिया जाता है, तो वो जो एक नेगेटिव इमेज थी वो कहीं ना कहीं दुरुस्त हुई है। ठीक है, तो आप कह रहे हैं वो एक इमेज ही थी जो अब ब्रेक हो गई। थैंक यू। ओके अजरुद्दीन। यस सर। मैं देख पा रहा हूँ कि आप का जो रेफ है वो सजेस्ट कर रहा है कि आपने हिंदी में काफ़ी काम किया है और आपको हिंदी में आपने स्पेशल सर्टिफिकेट भी लिया है, यानी आपके पास हिंदी की भी एकेडमिक क्वालिफिकेशंस हैं। सर एकेडमिक तो नहीं, वो एक कोविड सर्टिफिकेट कोर्स मैंने किया था जब मैं 7th क्लास में था। जो कोविड सर्टिफिकेट होता है वो मिडिल क्लास के इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट माना जाता है। 12th क्लास के इक्विवेलेंट। तो अगर आप 7th क्लास में थे और 12th क्लास के एग्जाम दे रहे थे तो इसका मतलब आपकी हिंदी अच्छी रही होगी। सर उस वक्त तो मुझे शऊर नहीं था कि मैं कौन सा एग्जाम लिख रहा हूँ। चूंकि स्कूल में सारे कंपटीशन में मैं पार्टिसिपेट करता था तो मैं इसमें भी कर लिया था। मुझे बताइए कि हिंदी और उर्दू की जब हम तुलना करते हैं तो एक कंटेंशियस इशू जो है वो नुक्तों का आता है कि आमतौर पर हिंदी के लोगों का आरोप है कि जो ध्वनियाँ उर्दू से आती हैं जी, उर्दू के लोगों की ये जिद रहती है कि उन पर उनको उसी उच्चारण के साथ बोला जाए जिस उच्चारण में वो उर्दू में बोले जाते हैं जी। जबकि अन्य भाषाओं से जब शब्द आते हैं तो हिंदी पर ऐसा कोई
अपेक्षा नहीं रखी जाती है। अंग्रेजी से आते हैं और दूसरी भाषाओं से आते हैं, तो हिंदी अपनी भाषा के हिसाब से बोलती है। आपको क्या लगता है कि उस बायसनेस से दूर होकर आप बता सकते हैं कि क्या हिंदी को उर्दू की ध्वनियों के साथ नुक्ते लगाने की आदत छोड़ देना चाहिए अपने विकास के लिए, या ये उर्दू का जो की जिद है उसके आगे झुकना चाहिए? सर एक्चुअली अगर देखा जाए तो हिंदी उर्दू ज़बान में कोई डिफरेंस नहीं है, सिर्फ स्क्रिप्ट में डिफरेंसेस है। और स्क्रिप्ट में चूँकि उर्दू में कुछ ऐसे अल्फाज हैं जो अरबी, फ़ारसी और दूसरी ज़बानों से आए, जो बाहर की ज़बानें हैं, इस वजह से जो नुक्ते हैं वो कुछ अलग है। जैसे जाहिद ज़ वाली जो आवाज़ है वो हिंदी में नहीं है, इस वजह से उसको जब हिंदी में लिखते हैं तो ज इस्तेमाल होता है, लेकिन हिंदी में जैसा आपने ठीक फरमाया कि ज के नीचे नुक्ता लगा दिया जाता है तो वो ज की आवाज़ बन जाती है। तो इस तरह का है। लेकिन सर दोनों ज़बानों के डेवलपमेंट के लिए ये ज़रूरी है कि ज़बान के अंदर में आपस में जो है वो मेल जोल बरकरार रहे, और अगर दोनों स्क्रिप्ट अलग अलग है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ज़बान एक रहे। अच्छा, एक चीज़ बताइए, आप तो खिलाड़ी भी हैं, आप लगातार खेल में सक्रिय रहे हैं। हाल में भारत की एक कबड्डी टीम को लेकर काफ़ी विवाद रहा है कि वह बिना अनुमति के पाकिस्तान चली गई, और भारत की सरकार ने इस बात पर खेल संघ से आपत्ति दर्ज की है और खेल संघ ने पाकिस्तान से आपत्ति दर्ज की है, लेकिन पाकिस्तान में वह कबड्डी की टीम फिर भी भारतीय टीम की तरह शामिल हुई है। क्या विवाद है और आपको क्या लगता है कि ऐसा क्यों हो पाया कि भारत की एक टीम विदेश चली गई और भारतीय लोगों को पता भी नहीं लगा? सर मैंने इसके बारे में सुना नहीं है। चलिए कोई बात नहीं, मुझे आपसे बात करके अच्छा लगा, आप जा सकते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू।